वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिग तहसील अफसरान से खिताब किया। कहा, पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी भारत बसीरत से महरूम मफरूर जारे और उन पर आयद होती है। एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्ताल अंगेजी से पैदा होने वाली मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जंग मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगी यकीन मुहकम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशन और शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म व हौसले के जरिए जीती जाती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सानिया लियारी पर फौरी एक्शन लेते हुए DGSPCA को मुअत्तल कर दिया। सिंध हुकूमत ने हादसे में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दुख की इस घड़ी में सिंध हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। सानिया लियारी में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाक़े की तहकीकात के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट 2-3 दिन में पेश की जाएगी। शर्जील मेमन ने बताया कि वज़ीर आला सिंध ने वाक़े पर होने वाली मीटिंग में सख्त नोटिस लिया है और हिदायत की है कि जिम्मेदारों को किसी सूरत माफ ना किया जाए। उन्होंने कहा कि सिंध में इस वक्त 740 ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिन्हें असर नौ मॉनिटर करने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने माजी में सैलाब ज़दगान के लिए भी एमरजेंसी में मौसर इक़दाम किए थे और आइंदा भी किसी शहरी को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शर्जील मेमन ने इस बात पर जोर दिया कि हर इदारे को अपनी आईनी और कानूनी दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी अदा करनी होगी। कराची के इलाके लियारी में 3 रोज कबल इमारत गिरने के वाक़े के बाद DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो को ओहदे से हटाकर शाह मीर खान भुट्टो को नया DGSPCA तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में DGSPCA को हटाने का फैसला किया गया। इजलास के खत्म होने के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि 20वें ग्रेड के इसाक खोड़ो के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई शुरू कर दी गई। सिंध में हुकूमत ने साबिक DGSPCA इसाक खोड़ो के खिलाफ तहकीकात का फैसला किया है। इसाक खोड़ो बिल्डिंग गिरने के किसी वाक़े में मुलव्विस पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने ऐलान किया कि शहर में खस्ताहाल और मखदूश इमारतों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का आगाज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइंदा 24 घंटों में ख़तरनाक करार दी गई 51 इमारतों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा, जिसके बाद मरहलावार इन इमारतों को गिराने का अमल शुरू किया जाएगा। सईद गनी ने बताया कि कमिश्नर कराची को इन 51 इंतहाई खस्ताहाल इमारतों का सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएंगे। इसके अलावा शहर भर में 588 मखदूश इमारतों को फौरी इंस्पेक्शन का हुक्म भी जारी किया गया है। खतरनाक करार दी जाने वाली इमारतों को गिराने का फैसला इंस्पेक्शन रिपोर्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर DGSPCA की मुजरिमाना गफलत साबित हुई तो उनके खिलाफ ही FIR दर्ज की जाएगी। इलाके में तैनात तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा FBI की जानिब से मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBI की जारी करदा इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास के मैन्युफैक्चरिंग शोबे में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए वीडियो एनालिटिक्स पर मबनी इक़दामात किए गए। इजलास से वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़, चेयरमैन FBR और मुतल्लिका आला हुक्काम ने शिरकत की। ब्रीफिंग में कहा गया कि नए निज़ाम की इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान 92% ज़ायद बेहतर कारकर्दगी सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से इसमें मज़ीद शफाफियत और मज़ीद मौसर बना रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने की वजह से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने नए निज़ाम को मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत की और नए रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम की तश्कील के लिए काम करने वाली टीम के अफसरान और एहलकारों को सराहा।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐवान का तकद्दुस सबके लिए मुकद्दम है और असम्बली आइन और कवायद के मुताबिक ही चलेगी। मैंने आइन की हुर्मत का हल्फ उठाया है और स्पीकर की हैसियत से मेरी आइनी जिम्मेदारी है कि ऐवान को बेहतर तरीके से चला सकूं। मलिक अहमद खान ने कहा कि बतौर स्पीकर हमेशा कोशिश की है कि अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और दयानतदारी से अदा करूं। मुझे असम्बली में आने दो, दिहाई हो चुकी है, लेकिन आज तक एक मुकम्मल बजट तकरीर नहीं सुन सका। असम्बली में कुछ अरकान को मुअत्तल किया गया जबकि कुछ को नोटिस भिजवाए गए। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया और लिखा भी गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट से रब्ता कर लिया जाता है या मुझसे बात की जाती है तो कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कि हंगामा राय का माहौल असम्बली के साख को नुकसान पहुंचाता है। असम्बली में वजीर खजाना पर हमले तक की नौबत आ जाती है। क्या इस सूबे के 12 करोड़ अवाम के कोई हकूक नहीं है? क्या सदर भी शोर शराबे में अपनी तकरीर कर सकते हैं? हमें माजी की इज्तिमाई गलतियों से सबक सीखना होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, लेकिन असम्बली में कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। इसके लिए कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। असम्बली के अरकान ने हलफ लिया कि आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ और अपने काराए मनसबी अंजाम देंगे। अगर आपने हलफ की पामाली करते हैं तो स्पीकर के पास इख्तियारात मौजूद हैं जो रुकन को मुअत्तल कर सकें या नोटिस भिजवा सकें। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बदकिस्मती से मुल्क में चंद सालों से नफरत में इजाफा हुआ है। आर्टिकल 36 का मकसद सबको यकजा करना है। इस मुल्क को सब रेल की तरह मिलकर चलाते हैं। बदकिस्मती से हमारी गाड़ी दौड़ में पीछे रह गई। हमें इस सिस्टम को दुरुस्त करना है। हमें मिलकर मुआशरे की तामीर के लिए सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अगस्त में जापान का दौरा करने का फैसला। 15 से 22 अगस्त तक जापान में क़याम करेंगी, जहां उनका शेड्यूल मुख्तलिफ कारोबारी मुलाकातों और आला सतही इजलासों पर मुश्तमिल होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के इस अहम दौरे का मकसद पंजाब में सरमायाकारी के मौक़िफ़ को फ़रोग़ देना है। दौरे के दौरान मरीम नवाज जापान में मारूफ कारोबारी शख्सियात, कंपनीज़ के नुमाइंदगान और सरमायाकारों से मुताल्लिक़ इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगी। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, ज़राअत, सनत, तवानाई और दीगर शोबों में शराकत दारी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। आइंदा 2 बरसों में ग्रीन पासपोर्ट की अहमियत में नुमाया इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलियात बढ़ाने और पासपोर्ट निज़ाम को जदीद बनाने के लिए सरगर्म है। ओमान में पाकिस्तानियों के वीज़े खुलवाते और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी वीज़ा मसाइल पर बातचीत जारी है। कबायली इलाके हमेशा हसास रहे हैं। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके। आज दूसरी मीटिंग थी मगर हमारे फाटा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। 17 में से 14 MPAs PTI के हैं। हमारा कोई भी नुमाइंदा कमेटी में नहीं गया क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का अज़म अजला के हवाले से विफाकी कमेटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि विफाकी हुकूमत के पास कबायली इलाकों से मुतालिक कमेटी बनाने का कोई इख्तियार नहीं है। विफाकी हुकूमत कबायली इलाकों से मुतालिक कमेटी ख़त्म करे। कमेटी बनाना विफाक के सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। विफाकी हुकूमत सूबाई मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला ज़म करने के हवाले से कायम विफाक कमेटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इस्लामाबाद में कमेटी के इजलास में वज़ीर आला नुमाइंदे की हैसियत से शिरकत की। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुशावरत के बगैर कमेटी तश्कील देना सवालिया निशान है। जम शुदा इजला का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स खैबर पख्तूनख्वा है, मगर कमेटी की तश्कील में खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत नहीं की गई। उनका कहना था कि जम इजला हसास इलाके हैं, वहाँ किसी भी किस्म की तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत के बगैर नाकाबिल कबूल होगी। जम इजला खैबर पख्तूनख्वा की बाकायदा हिस्सा है। कमेटी की तश्कील की और मुशावरत में नज़रअंदाज करना काबिल कबूल नहीं। उन्होंने पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा के जम इजला का फैसला करने वाले अमीर मकाम कौन हैं। अमीर मकाम तो खुद मुस्तरद शुदा हैं और फॉर्म 47 के सहारे पार्लियामेंट में पहुंचे। मुस्तरद शुदा आदमी कैसे कबायली इजला के फैसले कर सकते हैं? कमेटी के अरकान किसने और कैसे मुंतखब किए, हमें एतमाद नहीं ली।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए अहम फैसले। सरकारी अस्पतालों में 2 रोज़ के अंदर रेड और ब्लू कोड एमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने की हिदायत की गई। डॉक्टर्स को रेड और ब्लू कोड सिस्टम की रिहर्सल और ट्रेनिंग कराने की भी हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि हेल्थ केथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील तक डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कंसल्टेंट और हार्ट सर्जन्स की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। नहीं चाहती कि कोई मरीज़ दिल के इलाज की सहूलत से महरूम हो और जान से जाए। मरते हुए मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है। अब ऐसे नहीं होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कंसल्टेंट और सर्जन की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में दरकार स्पेशलिस्ट की फहरिस्त तलब कर ली गई। 3 माह में आवाम को वाज़ेह तब्दीली नजर आनी चाहिए। सरकारी अस्पतालों का मयार बेहतरीन और निजी अस्पतालों से भी बेहतर बनाने का अज़्म हर सूरत निभाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि हुकूमत और मरकजी बैंक के सख्त फैसलों की वजह से मईशत बहाल हुई। माजी की गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पायदार मईशत के उसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत है। माजी करीब में हमारी मईशत को कई मसाइल दरपेश थे। इस वक्त अफराती ज़र कम तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट सरप्लस, स्टेट बैंक के ज़खायर बेहतर शरह मुबादला में मुस्तहकम हैं और अभी इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। पायदार मईशत की जानिब हमें गामजन होना होगा। पाकिस्तान में पायदार तरीके से मुआशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और मुसाबकत और मयार में बेहतरी आ रही है। हुकूमत की दानिशमंदाना मौशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का शानदार आगाज देखा गया। नए माली साल के पहले रोज़ ही कारोबार का मस्बत रुझान जारी। इंडेक्स 1,33,000 की सतह अबूर करके नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट से जायद का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। साथ ही इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 284 रुपये 22 पैसे का हो गया। सियालकोट के नवाही गांव मलूवाल में 11 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस शबी अलमजुलजना कदीम इमाम बारगाह कसरे बतूल से बरामद हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे मलिक अली से। जी अली बताइएगा। बिल्कुल, आज 11 मुहर्रम का जुलूस जो है वो सियालकोट के नवाही गांव मलोवाल से बरामद हो चुका है। जुलूस अज़ादारा ने हुसैन बड़ी तादाद के अंदर सीना को भी जंजीर जनी करते हुए अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो डीपीओ सियालकोट फैसल जुदान ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। एसएचओ कोटली लोहारा भी बड़ी नफरी के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त इमाम बारगाह के मुंतजमीन मौजूद हैं। ये उनसे जानते हैं कि वो सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला असीं अल्लाह ताला दा शुक्रिया अदा करने जनाब ते साडा माशाअल्लाह जिहड़ा ना जुलूस मल्लोवाल तो बरामद हो गया। ठीक है, ते असीं अपने डीपीओ साहब दा, एसएचओ साहब दा और अपनी अंजुमन हुसैनिया मल्लोवाल दा जनाब शुक्रिया अदा करने जिहड़े भरपूर तावन कर रहे ने। मलक हसन साहब ने साडे नाल जनाब असीं सारियां दा शुक्रिया अदा करने जिन्हां ने जनाब की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम डीपीओ सियालकोट फैसल शुदात का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है, मत पूछ इन बेजुबान किताबों से, जब सुनो अज़ां तो समझो हुसैन जिंदा है। जी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इंतजामिया के आवाम को दरिया के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत। अटक में 4 मिली के मकाम पर कायम पुलिस चौकी की 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक इमारत को गुज़िश्ता रात खाली करा लिया गया था, जिसके बायस जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हो सका। महकमा आबपाशी और ज़िले इंतजामिया ने मुमकिन मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए मुतालिका इलाकों में निगरानी बढ़ा दी। खतरे की जद में आने वाली दीगर इमारतों और आबादियों के बारे में भी सर्वे शुरू कर दिया गया है। दरियाई सिंध में तुगयानी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फौरी नोटिस लेते हुए हिदायत जारी कर दी। मरीम नवाज ने रेस्क्यू 1122 जिले इंतजामिया, पुलिस और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। दरियाओं के किनारों के तमाम हसास मकामात फौरी तौर पर जांच की जाए और ख़तरा हो तो अमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। दरिया की तुगयानी से किसी भी जानी और माली नुकसान को रोकने के लिए तमाम वसाइल पर हुए कार लाए जाएँ। आवाम को रेस्क्यू करने की पेश के हिफाजती इक़दाम से आगाह रखा जाए। रेस्क्यू टीमें हर वक्त तैयार रहें। ज़रूरी मशीनरी और कश्तियाँ दस्तयाब रखी जाएँ। नशीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। मुल्क में शदीद बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। एनडीएमए के मुताबिक नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा बढ़ गया है। दरिया काबुल, सिंध, चनाब, सवात, चित्राल,
ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ شمال مشرقی پنجاب، جنوبی بلوچستان اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ NDMA نے بتایا کہ دریائے جہلم اور اس کے معاون نالوں میں اچانک طغیانی کا خطرہ ہے۔ گلگت بلتستان میں دریائے ہنزا اور نالوں میں پانی کی سطح میں اچانک اضافہ ممکن ہے۔ NDMA نے کہا کہ اوران، خضدار، جھلمکسی، قلعہ سیف اللہ میں سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ شہر قائد میں موسم سہانا ہو گیا، مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی اور ماحول خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں مونسون کا دوسرا اسپیل کل سے بادل برسائے گا۔ شہر میں صبح کے اوقات میں شارع فیصل، صدر، مزار قائد، لیاری، کلفٹن اور اطراف میں ہلکی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ کیا گیا اور جنوب مغرب کی سمت سے 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ صبح اور رات کے اوقات میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے 26ویں یوم شہادت پر غزر میں ان کے مزار پر پھول رکھے گئے۔ تقریب ہوئی۔ تقریب کمانڈر فورس کمانڈر ناردرن ایریا میجر جنرل سید امتیاز احسن گیلانی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس موقع پر چاق و چوبند دستے نے حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر سلامی دی۔ میجر جنرل امتیاز حسین نے شہید کی قبر پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ حوالدار للک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے للک جان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے بھی للک جان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق للک جان شہید نے کارگل جنگ کے دوران مادر وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ شہدائے پاکستان کے مادر وطن کے دفاع کے مشن کو جرات، عزم اور وقار کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق 1999 میں آج کے دن حوالدار للک جان نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے حملوں کو بے خوفی سے پسپا کیا۔ شدید زخمی حالت ہونے کے باوجود اپنی پوسٹ کا دفاع کیا۔ انخلا سے انکار کرتے ہوئے اس وقت تک لڑتے رہے جب تک اس سے فرض کی ادائیگی میں شہادت کو قبول نہ کیا۔ ISPR کے مطابق افواج پاکستان اور قوم کی قربانی کو بے پناہ احترام اور تشکر کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ ان کی میراث پاکستان کی مسلح افواج کے موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم شہداء کی مقدس امانت کو برقرار رکھیں اور مادر وطن کے دفاع کے شہدائے پاکستان کے مشن کو جرت، لگن اور غیرت کے ساتھ جاری رکھنے کی عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ کراچی میں پاکستان کی معروف کمپنی بایونکس کا بہترین اقدام۔ کمپنی غزہ کے معصوم معذور بچوں میں نئی زندگی بانٹنے لگی۔ غزہ کی معصوم بچیوں کو مصنوعی بازو فراہم کر دیا گیا۔ 8 سالہ سدرا اور اسرائیلی میزائل حملے سے بازو چھن گیا تھا، جبکہ 3 سالہ حبیبت اللہ بھی شامل تھی۔ دونوں بچیوں کے لیے کراچی سے آن لائن مشاورت اور ورچوئل فٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا۔ بایونکس کا ہر مصنوعی بازو تقریباً $2500 میں تیار ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ رہائش گاہ پہنچنے پر شرجیل انعام میمن نے محسن نقوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ملاقات کے دوران محسن نقوی نے محرم الحرام کے دوران سندھ حکومت اور سندھ پولیس کی جانب سے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کی بھرپور تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں ملک کے موجودہ سیاسی منظرنامے، وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات، امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ قومی یکجہتی، جمہوریت اور استحکام، عوامی مفاد کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔